तो आज हम कंटिन्यू करेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स को। तो हम पढ़ रहे थे साइक्लोन, जो मैंने कल कहा था आपको साइक्लोन किसको कहते हैं। आज हम साइक्लोन के जो है टाइप्स पढ़ेंगे। हाँ, टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स हैं। साइक्लोन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। एक मैंने कहा जिनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। हाँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, ट्रॉपिक जानते हो आप, जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया होता है उसको ट्रॉपिक कहते हैं हम। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ये बनते हैं अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में। हाँ, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ये पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में जो है वो जो साइक्लोन्स आते हैं उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। हाँ, तो these form over the Atlantic, Pacific and Indian Oceans, mostly develop during summer। तो ये कहाँ ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, कब डेवलप होते हैं? ज़्यादातर डेवलप होते हैं समर के टाइम में। हाँ, गर्मियों के टाइम में। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इनमें हरिकेन्स भी आते हैं। हरिकेन्स एंड टाइफून्स आर आल्सो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। इनको हम कहते हैं, these are called category 1, 2, 3, 4 or 5। The number increases with the increase in their intensity and wind speed। ठीक है, कैटेगरी 1 साइक्लोन जो होता है वो वीक होता है और इसकी स्पीड जो होती है 74 से लेकर 95 माइल्स पर आवर होती है। हाँ, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनको 1, 2, 3, 4 एंड 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी 1 जो होता है ये बड़े वीक होते हैं साइक्लोन्स। इनकी विंड स्पीड जो होती है वो बहुत कम होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 74 to 95 माइल्स पर आवर होती है। ये उतनी खतरनाक विंड नहीं होती है। ठीक है, तो कैटेगरी 5 जो होते हैं वो 155 माइल्स पर आवर के उनका विंड स्पीड होता है, वो डिजास्टर्स और डेंजरस होते हैं। 5 वाले जो होते हैं उनकी विंड स्पीड जो होती है वो 155 माइल्स पर आवर के हिसाब से होते हैं और ये बहुत ही डिजास्टर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान करने वाले होते हैं। तो ये इनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इनमें जैसे मैंने कहा इनमें हरिकेन्स और टाइफून्स भी आते हैं। हाँ, हरिकेन्स कल मैंने कहा था जो डिफरेंट नाम से बोला जाता है साइक्लोन्स को डिफरेंट जगहों में। हाँ, तो टाइफून्स भी इनमें जो है वो आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है पोलर साइक्लोन्स एंड मेसोसाइक्लोन्स हैं। तो दूसरा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं पोलर साइक्लोन्स। दूसरा किस्म होता है साइक्लोन्स का पोलर साइक्लोन्स जिनको कहते हैं। पोलर साइक्लोन्स, इनको मेसोसाइक्लोन्स भी कहते हैं। मेसोसाइक्लोन्स कहते हैं। तो ये पोलर साइक्लोन्स और मेसोसाइक्लोन जो होते हैं ये पोलर रीजन्स में होते हैं विंटर मंथ्स के टाइम में ग्रीनलैंड में। हाँ, पोलर साइक्लोन्स इसीलिए इनको कहते हैं, ये पोलर रीजन्स में होते हैं। हाँ, जैसे ग्रीनलैंड में। हाँ, और कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ विंटर, विंटर के टाइम में होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इनको इसलिए हम जो है पोलर साइक्लोन्स कहते हैं। साइबेरिया और अंटार्कटिका में। हाँ, ग्रीनलैंड में, इसके अलावा साइबेरिया में और एंटार्कटिका में। एंटार्कटिका में, तो यहाँ पर इनको हम पोलर साइक्लोन या मेसोसाइक्लोन कहते हैं। एक मेसोसाइक्लोन जो होता है, जब एक मेसोसाइक्लोन उसको तब कहते हैं जब थंडरस्टॉर्म का एक क्लाउड का पार्ट जो है वो स्पिन करना शुरू करता है और टॉर्नेडो बनाता है। क्या बनाता है? थंडरस्टॉर्म का जो है वो क्लाउड जब स्पिन करना शुरू करता है और टॉर्नेडो बनाता है तब उसको हम मेसोसाइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोसाइक्लोन कहते हैं। ठीक है, नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं ये वार्म पार्ट्स में बनते हैं। जब वार्म मॉइस्ट एयर जो होता है जब वो वाटर के ऊपर राइज होता है तो वहां पर कोल्ड एयर उसकी जगह लेने
आ जाता है। हाँ, ये कूलर एयर जो होता है ये फिर वार्म होता है और फिर से जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। ये साइकिल जो होता रहता है, इससे बहुत से बड़े बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं। नाउ जब ये वार्म क्लाउड्स जो है जब ये गर्म हो जाते हैं तो ये रोटेट होना शुरू करते हैं विद द स्पिन ऑफ द अर्थ। अगर इनमें बहुत ज़्यादा वार्म वाटर होता है तो the cycle continues and the storm clouds and the wind speed keeps growing to form a cyclone। ठीक है, तो इस तरह जब बहुत ज़्यादा इनमें जो है वार्म वाटर जब वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये साइक्लोन जो है ये कंटिन्यू रहता है और जो स्टॉर्म क्लाउड्स होते हैं वो बने रहते हैं और विंड स्पीड जो है वो बढ़ती रहती है। इस तरह ये साइक्लोन बन जाता है। ये जब ये होता है तो ट्रॉपिकल ओशन में होता है तो इसको कहते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन। क्या कहते हैं? जब ट्रॉपिकल ओशन में ऐसा होता है तो इसको ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, जैसे सूरज की गर्मी पड़ती है पानी पे ट्रॉपिकल एरिया में, वहाँ पर वार्म एयर जो है वो राइज होती रहती है, फिर ठंडी हवा उसकी जगह लेने आती है, इस तरह वो वार्म होकर फिर ऊपर चली जाती है। इस तरह कंटिन्यूसली वहाँ पर जो है बहुत बड़े वार्म क्लाउड्स क्रिएट हो जाते हैं। जब ये वार्म क्लाउड्स क्रिएट होते रहते हैं तो यहाँ पर जो है इनमें कंटिन्यूसली जो है वो स्पिनिंग होती रहती है, रोटेशन होती रहती है और यहाँ पर जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होती रहती है और इसकी स्पीड जितनी वार्मथ होती है उतनी इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जब ये ट्रॉपिकल ओशन में होता है तो इसको ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं। तो जब ये स्पिनिंग करता है ज़्यादा तेज तो इससे ट्रॉपिकल स्टॉर्म आती है। हाँ, तो मेन इफेक्ट जो साइक्लोन्स के होते हैं वो रेनफॉल है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, लैंडफॉल्स और टॉर्नेडोज। ठीक है, तो जब भी एक साइक्लोन आता है इसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, इसमें लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, अंडरस्टैंड। इसमें जो है लैंडस्लाइड्स के अलावा स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है और टॉर्नेडोज बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है और टॉर्नेडोज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है जो है ये साइक्लोन्स जो है ये इनके टाइप्स थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और पोलर साइक्लोन्स। हैं, अब इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स। साइक्लोन्स जब आते हैं तो इनका असर क्या रहता है, इनका इफेक्ट क्या रहता है? ठीक है, नाउ साइक्लोन के जो है इफेक्ट्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं जब साइक्लोन्स आते हैं तो इनसे क्या क्या हो सकता है। ये हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड्स करते हैं। नंबर 1 इफेक्ट है इनका हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिशें होती है, बाढ़ आती है एंड लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। हाँ, जब ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं तो टाउन्स और विलेज जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑयल वेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टाउन्स विलेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कच्चे हाउसेज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, टाउन्स एंड विलेजेस जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और ख़ासकर जो कच्चे जो मिट्टी के घर होते हैं उनको तो ये 1 मिनट में ख़त्म कर जो है कम टाइम में वो जो जल्दी ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो जब ये साइक्लोन्स ब्लो होते हैं फॉर इनहेल्ड इनलैंड दे कॉज मच हैवोक टू ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, तो क्रॉप्स एंड अपरूट मेनी प्लांट्स। तो सबसे ज़्यादा डैमेज यहाँ पर किसको होता है? दे डैमेज द क्रॉप्स एंड जो पौधे होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं, वो निकल आते हैं। प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है, बड़े बड़े ट्रीज उस विंड स्पीड की वजह से निकल ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सिविक लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। सिविक लाइफ डिस्टर्ब होती है तो यहाँ पर टेलीफोन लाइन्स जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मुतासिर हो जाती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है वो बैठ जाता है। और ये साइक्लोन जो होते हैं उनके बाद जो है साइक्लोन्स में टोरेंटियल रेन्स होती है तो इनसे फ्लड्स आ जाते हैं। जब भी साइक्लोन आता है तो बहुत ज़्यादा बारिशें भी होती है,
तो जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती है तो बाढ़ आ जाती है, हाँ? जो आपने ऑलरेडी पढ़ा फ्लड, फिर उसका असर अलग से होता है, ठीक है। तो नंबर 6 इसका इफेक्ट ये होता है कि जो है इसमें ह्यूज टाइडल वेव्स क्रिएट हो जाती है ना। जैसे मैंने कहा जो है ये साइक्लोन जो होता है इसके बीच में लो प्रेशर एरिया होता है जो अपने अंदर खींच झेल लेता है बहुत ज्यादा पानी को, हाँ। तो ह्यूज टाइडल वेव्स जो है आ जाती हैं जिनसे कोस्टल एरियाज जो है वो सबमर्ज हो जाते हैं, ठीक है, उनमें बहुत पानी जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है वो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है और लोग जो है वो मर जाते हैं, अंडरस्टैंड। तो मैं कहूँगा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ ऑफ पीपल है। तो जो है जिंदगियां यहाँ पर जो है लोग मर जाते हैं, इसके अलावा लाइफ स्टॉक मर जाता है। तो यहाँ पर जो है जब भी कोई फिशरमैन इन साइक्लोन्स में फंस जाते हैं तो वो मुश्किल से ही जो है बचते हैं, अक्सर मर जाते हैं, हाँ। तो यहाँ पर इकोसिस्टम्स भी जो है वो हार्म हो जाते हैं, सीड फैसिलिटी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एग्रीकल्चरल लैंड सीवियरली इफेक्टेड होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो होते हैं वो बैडली इफेक्टेड होते हैं, हाँ। तो यहाँ पर जो है अब आपने पढ़ना है जो है मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन ऑफ साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स है। क्या मैनेजमेंट कैसे होगा, साइक्लोन से कैसे जो है वो बचा जा सकता है, अंडरस्टैंड। तो उसको कहते हैं हम इसका मिटिगेशन है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन, ठीक है। मैनेजमेंट और मिटिगेशन में क्या है कि कैसे हम इन से जो है बच सकते हैं। इसमें यह है कि पहला पॉइंट यह है कि कोस्टल एरिया जो होते हैं वो प्रिपेयर्ड होने चाहिए ताकि जो है वो टू मीट इवेंचुअलिटीज दैट अराइज फ्रॉम साइक्लोन्स, ठीक है। साइक्लोन्स की वजह से क्या हो सकता है, इसके लिए ट्रॉपिकल एरिया जो है वो प्रिपेयर होने चाहिए, हाँ। ट्रॉपिकल एरियाज प्रिपेयर्ड होने चाहिए, अंडरस्टैंड, ताकि जो है वो साइक्लोन के खतरे को जो है वो बर्दाश्त कर सके, हाँ, उनसे जो है बच सके, हाँ। हाउसेज जो होते हैं घर वो कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए उस तरह कि वो हैवी रेनफॉल और फोर्सफुल विंड्स को बर्दाश्त कर सके, हैं। हमारे वहां पर कोस्टल एरियाज में जो मकान होने चाहिए हाउसेज वो ऐसे कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए, ठीक है, कि वो विथस्टैंड कर सके, कि बर्दाश्त कर सके किसको, साइक्लोन से आने वाली विंड्स को और साइक्लोन की वजह से होने वाले रेनफॉल को वो जो है वो बर्दाश्त कर सके। शेल्टर बेड शुड बी क्रिएटेड टू चेक सॉइल इरोजन। शेल्टर बेड्स का बनाना यहाँ पर जरूरी है ताकि सॉइल इरोजन ना हो जाए, और विंड्स की स्पीड जो है वो कम हो जाए। रिमोट सेंसिंग टेक्निक शुड बी यूज्ड टू फोरकास्ट साइक्लोन्स अप्रोप्रिएटली। रिमोट सेंसिंग जो है हमारे पास कम्युनिकेशन होना चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए ताकि हम पहले ही जो है लोगों को वार्निंग दे दे, इंस्टेंट वार्निंग दे दे कि साइक्लोन आ सकता है, हाँ। तो जो साइक्लोन प्रोन एरियाज होते हैं उनमें ह्यूमन सेटलमेंट जो होना चाहिए वो ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए सी कोस्ट्स के, हाँ। यानी जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो समंदर के नजदीक ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए क्योंकि उससे असर कम हो जाएगा, ठीक है। तो साइक्लोन वार्निंग जो है वो रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए, टेलीफोन के जरिए, फैक्स, सैटेलाइट वार्निंग सिस्टम्स के लिए जो है वो देनी चाहिए लोगों को, जो बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो उससे जो है वो साइक्लोन प्रोन वाले एरिया है, जब वहाँ पर इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाएगी टाइम पे तो वो पहले ही इवैक्यूएट करेंगे वहाँ से, अपना लाइफ स्टॉक निकालेंगे, अपने ज़रूरी चीज़ें निकाल के जो है वो अपनी जान बचा के दूसरी जगह जा सकते हैं। तो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वहाँ पर हमने हर एक चीज़ उनको प्रोवाइड करना है, जैसे फूड देना है, वाटर देना है, तो ताकि जो है वो साइक्लोन जो है वो कैटास्ट्रॉफी से जो है वो बच सके, अंडरस्टैंड। तो हमारे इंडिया के अंदर साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो है
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ताकि वो फोरकास्टिंग करे ऑकरेंस ऑफ साइक्लोन्स की, फॉर एस्टिमेटिंग एंड कैटेगराइजिंग देम एंड फॉर इशूइंग वार्निंग व्हेन नेसेसरी साइक्लोन्स। जब वो वार्निंग दे दे, इंडिया के अंदर हमारा एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो देखता है कब साइक्लोन आ सकता है, प्रायर इंफॉर्मेशन देते हैं, वार्निंग्स देते हैं लोगों को कि साइक्लोन आ सकता है और इससे जो है आप कैसे बच सकते हैं, ठीक है। देन साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में होते हैं और अरेबियन सी में, ये प्रिडिक्ट होते हैं बाय एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स, ACWC जिसको कहते हैं, एंड साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स CWC डिपार्टमेंट ऑफ IMD मींस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिवली। द नेशनल साइक्लोन वार्निंग सेंटर जो NCWC न्यू दिल्ली में है, वो एक कोऑर्डिनेटर है बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में, ACWC और CWC के बीच में है। तो 2014 में जो IMD है इसने एक SMS बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया था, तो जिससे जो है लोगों को अलर्ट किया जाता है और जो है अप्रोचिंग साइक्लोन के बारे में उनको बताया जाता है, ठीक है। तो साइक्लोन जो होते हैं ये रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन, ठीक है। जब साइक्लोन को हम नाम देते हैं तो लेटर्स Q, U, X, Y एंड Z जो होते हैं इनको यूज नहीं होता है, एंड द नेम्स आर अल्टरनेटेड बिटवीन मेल एंड फीमेल नेम्स, ठीक है। तो ये साइक्लोन्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंडस्लाइड्स के बारे में। लैंडस्लाइड आप जानते हो, जब भी बारिशें होती है ज़्यादा तो जो है वो लैंड सॉइल इरोजन हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो लैंड जो है, जो स्लोपी एरियाज होते हैं, जो हाई अल्टीट्यूड्स होते हैं, वहाँ से लैंड जो है वो गिर जाती है, तो इसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड है। तो लैंडस्लाइड इज ए टाइप ऑफ मास वेस्टिंग है। व्हाट डू यू मीन बाय लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड किसको कहते हैं? टाइप ऑफ, इसको हम बोलते हैं लैंड वेस्टिंग, अंडरस्टैंड, मास वेस्टिंग, that is down slope movement of soil or rock under the influence of gravity। मास इसको कहते हैं, इट्स ए टाइप ऑफ मास वेस्टिंग, ठीक है। मास वेस्टिंग किसको कहते हैं? डाउन स्लोप मूवमेंट है, डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सॉइल, जब मिट्टी डाउन स्लोप उतर के नीचे आती है, डाउन स्लोप movement of soil or rock, movement of soil or rock under influence of gravity, understand? Then under the influence of gravity, under the influence of gravity, ठीक है। तो जब एक मिट्टी का बहुत ज़्यादा जो है डाउन स्लोप मूवमेंट हो जाता है, बहुत सारी मिट्टी का या रॉक नीचे उतर आती है, तो उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। A landslide is a movement of mass rock, debris or earth down a slope. The failure of the slope happens when gravity exceeds the strength of earth material. Landslides की causes क्या होते हैं? क्यों आते हैं लैंडस्लाइड्स? लैंडस्लाइड अब आप समझ गए, मिट्टी का दिसना या रॉक का जो है स्लोप, डाउन स्लोप मूवमेंट हो जाना, स्लोप के जो स्लोपी एरियाज होते हैं वहां पर वो जो है नीचे उतर आते हैं, ठीक है। तो इनके काजेस क्या होते हैं? काजेस इनके जो है मेनली जब बहुत ज्यादा बारिशें होती है तो जो स्लोप्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, है ना, वहां पर जो रॉक्स होती है वो लूज हो जाती है और फिर जो है वो मूवमेंट उनका हो जाता है डाउन स्लोप, है। तो इस तरह से जो है ये नीचे उतर आती है, ठीक है। या हिमालयन एरियाज में आप देखते हो या शिवालिक हिल्स में देखते हो, वहां पर जो है जो माउंटेन रेंजेस होते हैं वो अनसॉलिड सेडिमेंट्स के बने होते हैं और वो स्लाइड डाउन होते हैं जब भी बारिशें वहां पर होती है या ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होता है। द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द unconsolidated ranges go on weakening the foundation of the hills
with the result the collapse at any time। जो रिवर्स बह रहे होते हैं जो है पहाड़ों के बीच में, स्लोपी एरियाज के बीच में, वो रिवर जो है वो उनका पानी जो है नीचे से उनको खोखला कर देता है और जो बहुत सारे टाइम के बाद जो है वो माउंटेन्स जो है वो सडनली जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो नीचे उतर आते हैं। तो इस तरह लैंडस्लाइड हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी इंसान जो है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं लैंडस्लाइड्स को, स्पेशली जब वो बिल्ड करते हैं हैवी स्ट्रक्चर्स ऑन द नॉन सॉलिड हिल्स। तो बिल्डिंग हैवी स्ट्रक्चर्स बाय ह्यूमंस, बिल्डिंग हैवी स्ट्रक्चर्स बाय ह्यूमंस ऑन हिल्स, है ना। जो पहाड़ियाँ होती है यहाँ पर भी आप देखते हो जो है काफ़ी ऊंचाई में पहाड़ियों के ऊपर लोग बसते हैं। तो हैवी स्ट्रक्चर्स वहाँ पर जब बनाए जाते हैं उसकी वजह से जो है वो जो हिल होता है वो उतना सॉलिड नहीं होता है, तो उसका वेट बर्दाश्त नहीं करता है और लैंडस्लाइड हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी लैंडस्लाइड हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन, जब हम डिफॉरेस्टेशन कराएंगे, ओवरग्रेजिंग कराएंगे, तो पानी जो है वो उसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है एक उस एरिया में, स्लोप में, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड का होने का ज़्यादा खतरा होता है। अक्सर आप देखते हैं जिस पहाड़ के ऊपर हरियाली होती है, पेड़ ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर स्लाइड नहीं होता है, तो जो बिल्कुल पेड़ों के बगैर होता है वहाँ पर ज़्यादा स्लाइड होता है। तो ये जो है लैंडस्लाइड्स की वजह होते हैं। अब मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या है कि हम हार्मफुल इफेक्ट्स को जो है बचा सकें लैंडस्लाइड्स के। तो आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन स्टीप स्लोप्स कुड बी अवॉइडेड। जो बिल्डिंग होती है वो स्लोप्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां पर कहीं भी कभी भी इफ कंस्ट्रक्शन वर्क इज क्वाइट एसेंशियल then certain building codes must be followed। कुछ अगर वहां पर कंस्ट्रक्शन करना भी जरूरी है तो कुछ बिल्डिंग कोड्स होते हैं, जाने किस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए, कितना आपने उसमें जो है मटेरियल डालना है, कितनी स्ट्रेंथ रखनी है उसमें, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो फॉलो करना है। द कटिंग ऑफ द हिल बिलो अ कॉलोनी आर नो केस शुड बी इन नो केस शुड बी अलाउड। हिल का कट करना, कटिंग ऑफ द हिल बिलो ए कॉलोनी, एक जो है एक घरों के आसपास जो हिल होता है उसका कट करना वो जो है प्रोहिबिट करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, कटिंग करना उसकी शुरू कर देंगे तो कभी वो स्लाइड हो सकता है, तो उनके ऊपर गिर सकता है। तो existing natural vegetation like forests and natural grasses on the hill tops should always be preserved। जो वेजिटेशन होती है, घास होती है हिल टॉप्स के ऊपर, उसको काटना नहीं चाहिए, उसी की वजह से जो है वो है लैंडस्लाइड बच जाते हैं, तो वो वहां रहेंगे, लैंडस्लाइड नहीं हो जाएगा। ठीक है, देन रिटेनिंग वॉल्स शुड बी बिल्ड एट द बॉटम ऑफ द हिल्स टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। जैसे आप देखते हैं जो भी हाईवेज है, कई कई एरियाज पर जो स्लोपी एरियाज होते हैं, नीचे उनकी एक बंड लगा होता है, तो वॉल लगी होती है, दीवार जैसी बनाई होती है, उसको कहते हैं रिटेनिंग वॉल। जो वॉल है वो उसका जो है एक तरह का उसका वजन जो है वो रोक लेती है उसको, है, और उसको दिसने से जो है बचा लेती है, तो इस तरह लैंडस्लाइड नहीं होता है। तो स्पेशल ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए हिली एरियाज में, ताकि रेन वाटर जो है वो इन ड्रेन्स के जरिए नीचे उतर आए और जो है वहां पर जो है वो ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। हिली एरियाज में ड्रेनिंग सिस्टम अगर होगा, सारा पानी उसी ड्रेन में जाकर जो है वो चला जाएगा, इस तरह जो है हिल टॉप्स के थ्रू जो पानी नीचे आएगा वो काम हो जाएगा, इसलिए लैंडस्लाइड नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो और क्या करना है इसमें, हमने कंक्रीट सपोर्ट एट द बेस ऑफ स्लोप है। स्लोप जो होता है उसको नीचे से बेस में जो है एक कंक्रीट दीवार जैसी बनानी है, सपोर्ट देना है, ताकि वो लैंडस्लाइड को रोक सके। ठीक है, तो अब लास्ट में आपने पढ़ना है वॉल्केनो क्या होता है। हाँ, वॉल्केनो स्किन को कहते हैं। ठीक है, वॉल्केनोज आपने छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ा है। वॉल्केनो जो होता है, वॉल्केनो is a vent or an opening through which molten magma, it's a volcano is
इज एन ओपनिंग, ये जमीन की सरफेस के ऊपर एक ओपनिंग होती है, थ्रू विच, जिसके जरिए जो जमीन के अंदर मोल्टन माग्मा होता है या लावा होता है वो बाहर आ जाता है। थ्रू विच मोल्टन मैग्मा, जिसको आप लावा कहते हैं, कम्स आउट, है, जो बाहर आ जाता है। तो ये हॉट गैसेस, सुपरहीटेड स्टीम, पायरोक्लास्ट एंड स्टोन्स आर थ्रोन अप। जब भी वॉल्केनो बाहर निकल आता है, इससे हॉट गैसेस निकलते हैं, इससे वो लिक्विड जैसा बहना शुरू करता है। सुपरहीटेड स्टीम होता है इसमें, है, बहुत ज्यादा गर्म स्टीम भाप निकलती है यहां से। और पायरोक्लास्ट एंड स्टोन्स, पायरोक्लास्ट एंड स्टोन्स वो जो है वो निकल आते हैं, आर थ्रोन अप, है। तो वॉल्केनो जो है वो जमीन के किसी भी एरिया में एक ओपनिंग होती है जहां से हॉट मोल्टन मैटर कंटिन्यूसली जो है कभी कभी बाहर निकल के आता है। वॉल्केनो जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर मोड ऑफ इरप्शन। एक होता है सेंट्रल टाइप, दूसरा होता है फिशर टाइप, कि किस तरह ये इरप्ट होते हैं, फट के निकल आते हैं। एक होता है सेंट्रल टाइप, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जिसको कहते हैं फिशर टाइप, है। सेंट्रल टाइप है, फिशर टाइप जो वॉल्केनोज होते हैं। सेंट्रल टाइप क्या होता है, सेंट्रल टाइप वॉल्केनो जो होते हैं ये कॉनिकल हिल्स में बनते हैं। एट द समिट देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द क्रेटर, इट इज एसिड लावा विथ हाई विस्कोसिटी। इसमें एसिड लावा होता है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और ये ऐसे वॉल्केनोज होते हैं जो कॉनिकल हिल्स के ऊपर बनते हैं। एक ऐसा हिल जैसा होता है और ऊपर जो है वो फट के उसमें ओपनिंग होती है, वहां से लावा जो है वो बाहर निकल आता है। दूसरा होता है फिशर टाइप, इट फॉर्म्स अ फ्लैट प्लेट्यू और ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। The lava spreads over several kilometers as the temperature is very high. The lava flows through crack or a fissure and flows quietly. जैसे डक्कन प्लेट्यूज में, यहाँ पर क्या होता है, लैंड के बीच में क्रैक जैसा हो जाता है, तो वहां से लावा निकलकर जो है वो बहना शुरू हो जाता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं फिशर टाइप। फिशर मीन्स कट, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ देयर एक्टिविटीज वॉल्केनोज कैन बी क्लासिफाइड एज, तो ऑन द बेस ऑफ देयर एक्टिविटीज कि ये कितने एक्टिव है, जो वॉल्केनोज होते हैं वो आपने सुने होंगे, डिफरेंट नेम्स के होते हैं। ऑन द बेस ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के बेसिस पे जो वॉल्केनोज होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। नंबर 1 जो होता है उसको कहते हैं एक्टिव वॉल्केनोज। क्या कहते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज। ये ऐसे वॉल्केनोज है जो हमेशा रहते हैं। दीज इरप्ट फ्रीक्वेंटली, जैसे माउंट स्ट्रोम्बोली इटली, फ्रीक्वेंटली जो है ये इरप्ट हो जाते हैं, फटते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसकी, जिसको हम कहते हैं माउंट स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली, ये इटली में है, तो इटली में है। ये होता है एक्टिव वॉल्केनोज। दूसरे होते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज। नंबर दूसरा किस्म है डोरमेंट वॉल्केनोज। ये ऐसे वॉल्केनोज होते हैं जो कभी कभार फट जाते हैं, इनको बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज। दीज इरप्ट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, इरप्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे उर्से के बाद ही इरप्ट हो जाते हैं। जैसे 20 साल में एक बार, आफ्टर 20 ईयर्स, या 50 ईयर्स या 100 ईयर्स और मोर। जैसे माउंट स्ट्रीट हेलेंस है, इसकी एग्जाम्पल है माउंट स्ट्रीट हेलेंस वॉल्केनो है। तो ये 20 साल में एक बार फटते हैं, या 50 साल में, या 100 साल में, तो इसलिए इनको डोरमेंट वॉल्केनोज कहते हैं। तो तीसरे होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, जो कभी हुआ करते थे लेकिन अब वो
नहीं फटते हैं, उनको एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कहते हैं। दैट हैड इरप्टेड इन द प्री हिस्टोरिक टाइम एंड शो नो साइंस ऑफ इरप्शन बट दे मस्ट बी नॉट बी इग्नोर्ड एट दिस दे कैन इरप्ट सडनली। तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जो दुनिया में कभी इरप्ट हुए थे लेकिन अब वो नहीं निकल आते हैं बाहर, तो मगर उनको इग्नोर नहीं करना है बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि ये कभी भी एक्टिव हो सकते हैं और निकल आ सकते हैं। जैसे माउंट बननयोंग इन ऑस्ट्रेलिया, इसकी एग्जाम्पल है आपकी किताब पे लिखा गया है माउंट बननयोंग, बननयोंग इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज प्रेजेंट है। वॉल्केनोज की कॉजेज क्या होते हैं, क्यों वॉल्केनो जो है वो बन जाते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वॉल्केनो फॉर्मेशन है, इसकी वजह क्या है, व्हाट आर द कॉजेज, इसके भी कोई वजह होंगे क्यों ये वॉल्केनोज होते हैं। जो वॉल्केनो है मैग्मा राइजेस थ्रू क्रैक इन द अर्थ्स क्रस्ट है। तो वॉल्केनो कैसे फॉर्मेशन होता है, जो मैग्मा होता है हॉट मोल्टन मैटर जो जमीन के होता है वो कभी अचानक से अराइज होता है, जमीन के अंदर कोई क्रैक होता है तो वहां से निकल आता है, इस तरह वॉल्केनो जो है वो बन जाता है। ठीक है, प्रेशर बिल्ड्स अप इनसाइड द अर्थ। दूसरी वजह इनकी है कभी जो है वो प्रेशर बिल्ट अप हो जाता है जमीन के अंदर है, तो उससे जो है वो हॉट मटेरियल जमीन से बाहर निकल आता है। ठीक है, जब ये प्रेशर रिलीज होता है मैग्मा एक्सप्लोड्स टू द सरफेस कॉजिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन। द लावा फ्रॉम द इरप्शन कूल्स टू फॉर्म न्यू क्रस्ट। ठीक है, जब ये बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड अप होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये रिलीज हो जाता है तो मैग्मा एक्सप्लोड होता है और सरफेस के ऊपर, सरफेस के पास आकर उससे वॉल्केनिक इरप्शन हो जाती है। जब लावा निकलता है ना एक वॉल्केनो से, जब लावा निकलता है फिर जब वो कूल होता है तो एक नया पार्ट बनाता है क्रस्ट का, वो अर्थ का क्रस्ट हो जाता है। ठीक है, देन वॉल्केनोज के क्या इफेक्ट्स होते हैं, डेंजरस इफेक्ट्स। ठीक है, जो इनके खतरनाक इफेक्ट है, नंबर 1 इनसे क्या हो सकता है, कैन कॉज अर्थक्वेक्स, फास्ट फ्लड्स एंड मड स्लाइड्स एंड रॉक फॉल्स। इनसे, इनके फटने से शॉक्स आ सकते हैं, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, मड स्लाइड्स एंड रॉक फॉल्स, फास्ट फ्लड्स हो सकते हैं, जो है एंड रॉक फॉल हो सकता है। ठीक है, रॉक गिर सकते हैं, तो जो है ये इनसे होता है। दूसरा इनसे हो सकता है ये लावा जो होता है वो ट्रैवल कर सकता है बहुत दूर तक और एंड बर्न बरी और डैमेज एनीथिंग इन इट्स पाथ इंक्लूडिंग पीपल हाउसेस एंड ट्रीज। जो लावा होता है जब वो निकलता है तो वो ट्रैवल कर सकता है फॉर प्लेसेस पे, फिर ये हर एक चीज को बर्न करेगा, एवरीथिंग, चाहे वो जो भी उसके रास्ते में आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे लोग हो, चाहे हाउसेज हो, ट्रीज हो। द लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड ऐश मेक्स इट हार्ड टू ब्रीथ। तो एक वॉल्केनो जो फटता है वहां से बहुत सारा डस्ट और राख निकलती है और वहां पर डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग में। तो इस तरह जो है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाती है, तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज, इसका एक और असर है हार्ड टू ब्रीथ। द ग्राउंड अराउंड द वॉल्केनोज इज नॉट सिक्योर। जो ग्राउंड होता है वॉल्केनोज के अराउंड तो वो सिक्योर नहीं होता है, वहां पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। Some of the good ways that volcanoes affect people include producing spectacular scenery and providing very rich soils for farming। एक अच्छा भी फायदा इनका ये है, वॉल्केनोज जब कूल डाउन होते हैं तो यहाँ पर फाइनली जो है वो एक प्रॉपर सीनरी ये प्रोवाइड करते हैं और एक जो है ये रिच सॉइल बनाते हैं फिर बाद में फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट वॉल्केनोज, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो जो है कल जो है हम दूसरा चैप्टर लेंगे, आज के लिए ये काफ़ी है।